नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं बिहार की बात। जदयू चुनाव से पहले एक बार बाहुबलियों से मुलाकात का दौर जारी है जनता दल यूनाइटेड में। इन बाहुबलियों में सबसे बड़ा नाम, जो दो नाम टॉप पर चल रहे हैं, वो हैं अनंत सिंह और उसके बाद आनंद मोहन। अनंत सिंह का बयान लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है। अनंत सिंह बोल रहे हैं कि वो जनता दल यूनाइटेड से के टिकट पर मोकामा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी पत्नी को इस बार चुनाव नहीं लड़ाएंगे। और भी कई बातें कर रहे हैं जिस पर हम आगे अपने आज के शो में बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा अनंत सिंह जब जेल से छूटे, नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात किया। उसके बाद आनंद मोहन ने भी मुलाकात किया नीतीश कुमार से, अपने पूरे परिवार के साथ। उनके साथ उनकी पत्नी थी और चेतन आनंद भी थे। तो इन मुलाकातों के मायने क्या हैं और क्या यह माना जाए कि अनंत सिंह टिकट लेंगे, इस बार टिकट मिल जाएगा अनंत सिंह को मोकामा से? क्योंकि जदयू में इस तरीके के दावे हो रहे हैं। जदयू के एक प्रवक्ता ने यह तक कह दिया कि पहले टिकट तो सेट करें, और टिकट में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। वहां की पॉलिटिक्स क्या है, कैसे मोकामा की सीट फंसी हुई है और जनता दल यूनाइटेड के लिए कितनी जरूरी है, इस पर भी बात करेंगे। पहले ये विजुअल देखिए जिसमें अशोक चौधरी भी गए हैं अनंत सिंह के घर। अशोक चौधरी ने अनंत सिंह से मुलाकात की है, चाय पी रहे हैं, और क्या दोनों में बात हुई ये देखिए। एक बच्चा देखो ये एकरो सिंह कैसे पानी। अरे वो हम उसका वो है भैंसवा जो हम लाए ना, सोनपुर में आया था जिसको बोला चुनाव लड़ेंगे। मुकामा से चुनाव लड़ रहे हैं, तब पंजाब से लड़ेंगे। लोग बेमतलब के बात कर। चुनाव में जमाना जब्त होगा, जे लड़ेगा जकड़े विपक्ष के जब कैंडिडेट के पते नहीं है, जे लड़ेगा सकर जमाना जब्त होगा। नीतीश कुमार आगे चलेंगे, नीतीश कुमार का चलेगा सब। हाँ चलेगा, नीतीश जी के आजादी चलते ही चुनाव में कहा तो नहीं कि सब कुछ चलेगा। फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, कहा तो रहे कि 5 होग बनेंगे, 3 होगा 25 साल। अब चाहे पुरुषोत्तर कहा रहता है, दावा पर दावा मुहासे में कौन भाड़ है? वो तो गिनतियान होगा तो पता लगेगा दावा। एनडीए फिर से एनडीए का सरकार फिर से बनेगा। अरे बनल है, बनेगा, फिर बनेगा। एक झोंक नहीं कर तो रहे 25 झोंक। कह रहे हैं युवा लोग हमारे साथ हैं, युवाओं के लिए काम किया है तेजस्वी यादव ने। 17 महीने में नौकरी और रोजगार दिए हैं। ठीक, पिताजी और माताजी के की सरकार में तो नौकरी नहीं बटी, लेकिन चाचा जी की सरकार में नौकरी बटी। तो ये बिहार के वो चेहरे हैं जो लंबे वक्त तक अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रभावशाली रहे हैं। और आनंद मोहन के बारे में एक लंबा इतिहास रहा है आनंद मोहन का, जिनका क्षेत्र सिर्फ कोई एक विधानसभा या संसदीय क्षेत्र नहीं रहा है, बल्कि पूरे बिहार में उनका इम्पैक्ट दिखता है। साथ ही अनंत सिंह हैं जो लंबे समय तक जिन्होंने नीतीश कुमार के लिए फील्डिंग किया, और उसके बाद फिर 2020 का चुनाव आया और उनकी पत्नी आरजेडी से चुनाव लड़ती हैं। लेकिन अब आरजेडी से अब वो कह रहे हैं कि अपनी पत्नी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, बल्कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे। इन सब पर बात करेंगे, इन मुलाकातों के मायने क्या है, और इस बार के चुनाव में जहां एक तरफ विपक्ष लगातार कह रहा है कि नीतीश कुमार सत्ता को नहीं संभाल पा रहे हैं, कैसे इन बाहुबलियों को साथ लेकर जनता दल यूनाइटेड इस चुनाव में जीतने की प्लानिंग कर रही, इस पर भी बात करेंगे। मेहमानों से परिचय करा देते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं पंकज भारती जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इनके अलावा रामबंधु वत्स हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुजीत कुमार हैं, हमारे संवाददाता हैं पटना से। आप सभी का स्वागत है। पंकज भारती जी के पास चलेंगे। सर, क्या है मायने ललन सिंह के मुलाकात जो अशोक चौधरी से मिल रहे हैं, और अनंत सिंह जो अशोक चौधरी से मिल रहे हैं, ललन सिंह से मिल रहे हैं, नीतीश कुमार से मिल रहे हैं? क्या ये माना जाए कि इन मुलाकातों के बाद अनंत सिंह का जो टिकट है वो फाइनल हो जाएगा, या कुछ रोड़ा है उसमें? आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आवाज जी। अंकित जी, आज मंत्री अशोक चौधरी जी की अनंत सिंह से मुलाकात बड़ा ही दिलचस्प है। दिलचस्प इस मायने में है कि चाय पर राजनीतिक चर्चा और भोजन पर तो राजनीतिक चर्चा होती ही रही है, लेकिन भैंस के साथ साथ राजनीतिक चर्चा पहली बार देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है कि यह मुख्यमंत्री से मिलने का ये साइड इफेक्ट है। देखिए,
जदयू में भी आंतरिक राजनीति जो है वो चरम पर है, उठापटक चरम पर है। निश्चित तौर पर अनंत सिंह ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री से मिलने के बाद घोषणा कर दिया है कि वो मोकामा से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनकी घोषणा तक तो सही है, लेकिन सच तो यह भी है कि जो मोकामा से उनको टिकट मिल ही जाएगा, ये कह पाना थोड़ा कठिन लगता है। और ये तो परिस्थितियां तय करेंगी। आपने हाल के समय में जो है सो जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का भी बयान सुना होगा। तो कई ऐसी चीजें हैं जो कि लग रहा है कि बहुत कुछ स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अगर डंके की चोट पर अनंत सिंह कह रहे हैं कि वो मोकामा से ही चुनाव लड़ेंगे, तो उनकी बात को भी बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और ऐसे भी पहले भी जो है सो अनंत सिंह काफी करीब रहे हैं, जदयू के करीब रहे हैं। बीच के दिनों में खटास आई तो उनकी धर्मपत्नी नीलम देवी राजद से जुड़ी थी, लेकिन आज फिर जो परिस्थितियां बदली है तो उसके अनुसार उनके लिए जो है सो अभी जदयू कंफर्ट जोन है अनंत सिंह के लिए। और अगर इस स्थिति में, क्योंकि देखिए कि आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जिन दो लोगों की आप बात कर रहे हैं, अनंत सिंह और आनंद मोहन की, तो आपको देखना होगा कि जो दोनों जो हैं सवर्ण में एक मजबूत जो राजपूत और भूमिहार बिरादरी से आने वाले लोग होते हैं, जिनकी संख्या भले ही बिहार में कम हो, लेकिन इनकी जो है सो सामाजिक रूप से दोनों समुदाय को जो है असरदार माना जाता है। तो इस स्थिति में जबकि जदयू खुद जो है अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, मेरा मानना है कि यह चुनाव जो है अस्तित्व की लड़ाई है जदयू के लिए। तो ऐसी स्थिति में उसकी मजबूरी बन जाती है कि जो वो कुछ नए तरीके से अपनी रणनीति बनाए। और उसी कड़ी में ये जो आप मुलाकातें देख रहे हैं, सूरजभान हो, ये अनंत सिंह हो या फिर आनंद मोहन हो, ये मुलाकातें हो रही है। और देखना दिलचस्प होगा कि जो अनंत सिंह की जो अपनी जो इच्छा है, उनको चुनाव लड़ने की जो इच्छा है, वो पूरी हो पाती है या नहीं। जी सर, ठीक है। तो जो ये मुलाकात हुई है अनंत सिंह की, पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, उसके बाद फिर ललन सिंह से मिले, फिर अशोक चौधरी से मुलाकात हुई। ये बड़ी मुलाकातें हैं और इन मुलाकातों के बीच में इस तरीके से जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का यह बयान आना कि टिकट का जो दावा कर रहे हैं ये कुछ निश्चित नहीं है और पहले मिल जाए उसके बाद फिर ये चीज़ें बात करनी चाहिए। अब मैं रामबंधु वत्स जी के पास चलूंगा। इन मुलाकातों को ये जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान को, दोनों को आप कैसे देखते हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं? क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार की पार्टी में एक धड़ा ऐसा है जो नहीं चाहता है कि अनंत सिंह को टिकट मिले मोकामा से? जी, नीतीश कुमार की पार्टी में जो एक धड़ा है जो अनंत सिंह के खिलाफ है, वो स्वयं नीरज कुमार ही है। वो स्वयं पिछले विधानसभा चुनाव में जब उनकी पत्नी को टिकट मिला था तो वो चाहते थे कि वो खुद चुनाव लड़े। देखिए, अनंत सिंह वहाँ लोकप्रिय हैं और हमेशा चुनाव जीतते हैं, और जब वो जेल चले गए थे वो चुनाव खुद नहीं लड़ पाए, उनकी पत्नी को मिला। बीच में उन्होंने बयान दिया कि उनका एक बेटा है, जो 2 बेटे हैं उनमें से एक राजनीति में भी आएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोकामा का सीट बिल्कुल अब वंशवाद के तर्ज पे हो जाएगा, खासकर जदयू में रहते हुए। यहाँ ये जदयू में जो स्वयं नीतीश कुमार हैं, वो तो अभी तक निशांत जी को राजनीति में लाएंगे कि नहीं लाएंगे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, जबकि नीतीश कुमार जदयू पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। वैसे में मोकामा का एक जो सीट है, अनंत सिंह इन्होंने घोषणा कर दी है कि उनके बेटे भी आएंगे, चुनाव में लड़ेंगे। तो अनंत सिंह के बाद जब उनकी पत्नी को टिकट दिया गया तो इसका बहुत अधिक विरोध नीरज कुमार के द्वारा किया गया था, और यही कारण है कि इस बार स्वयं जब अनंत सिंह बाहर आए जेल से तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपने पत्नी के बारे में कहा कि वो ठीक से काम नहीं करती हैं, लिहाजा वो अपनी पत्नी को टिकट न देके स्वयं लड़ना चाहते हैं, ताकि फिर वो जदयू के अंदर वो डिबेट खत्म हो जाए कि क्या यह सीट वंशवाद की कसौटी पे चढ़ जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि वहां से अनंत सिंह वास्तव में लोकप्रिय हैं, वो निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं। तो अगर आज के समय में जब जदयू के लिए एक सीटों की मारामारी, एक वोटों की मारामारी है, वैसे में वो सीट अगर अनंत सिंह को नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पे वो जदयू के यहाँ से खिसक जाएगा। और यही बात आनंद मोहन जी की भी है। आनंद मोहन जी सहरसा सुपौल के क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय हैं। तो और यही कारण था 2023 में जब उनको नियमों में बदलाव करके जेल से बाहर निकाला गया था,
तो इतना तो तय ही है कि इन लोगों का आगे चल के राजनीति में भी उपयोग किया जाएगा या राजनीति के लिए भी ये इनको प्रासंगिक रखा जाएगा, इसीलिए इन लोगों की रिहाई हो रही है। आप देखिए कि कुछ दिन पहले अनंत सिंह की भी रिहाई हो गई, दोनों जाकर के मुख्यमंत्री से मिल भी लिए। तो राजनीति में इन लोगों की लोकप्रियता जो अपने अपने क्षेत्रों में लगातार कायम है, इसके कारण ये राजनीति में तो प्रासंगिक है ही, और ये जहां नहीं रहते हैं वो पार्टी सीट हार भी जाती है। तो इस तरह का मंथन चल रहा है, और यही कारण है कि नीरज जी का जो बयान है वो स्वयं लड़ना चाहते थे, इसी को पाटने के लिए अनंत सिंह ललन सिंह से भी मिल लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर मुंगेर के क्षेत्र में जितने भी विधानसभा हैं वहां पे टिकट बंटवारों में जदयू से जो ललन सिंह है वो प्रभावशाली रहेंगे। ललन सिंह का एक व्यक्तित्व का हिस्सा ये भी है कि वो जदयू में रहते हुए भी बीजेपी से भी उनका बहुत बेहतर कम्युनिकेशन है, यानी कि वो अगर मुंगेर में कुछ ऐसी सीटें हैं जैसे सुरगरा का सीट हो जो या लखीसराय का सीट हो, तो इन सभी सीटों पे उनकी भी सलाह की भी अहमियत रहेगी। तो इसीलिए वो पहले मुख्यमंत्री से मिले, उसके बाद अनंत सिंह पहले मुख्यमंत्री से मिले, उसके बाद जाकर को ललन सिंह से भी मिल लिए। लेकिन ललन सिंह से मिलने के बावजूद भी नीरज कुमार अपने बयान पे कायम है, तो ये तो एक अटकलबाजी का एक स्पेस है ही कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक ठीक। डॉक्टर संजय जी जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। सवाल ये है कि थोड़ा सा मुझे वो मेरे दर्शकों के लिए भी ये है कि उनको समझाइए कि क्या है वहाँ के समीकरण। मोकामा हो गया और उसके जो आसपास का पूरा क्षेत्र है, ललन सिंह का क्षेत्र है, जो इन सब का समीकरण क्या है, कैसे चुनाव इस बार का होने वाला है। क्योंकि ये जहाँ एक तरफ लगातार बातें चल रही हैं कि आरजेडी मजबूत हो रही है या तेजस्वी यादव और उनके विपक्षी तमाम दावे हैं कि हम पिछले चुनाव से या अब तक के चुनाव से बेहतर इस बार परफॉर्मेंस करेंगे, इन सब के बीच ये एक नया समीकरण जो दिख रहा है, जो पुराने नेता पूरी ताकत के साथ उठ रहे हैं, इन सब का इम्पैक्ट चुनाव पर कितना होगा, उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा के बताइएगा। देखिए, एक दौर था जिस दौर से बिहार बाहर निकला है। ठीक है, बाहुबलियों की बात आज भी होती है, लेकिन बाहुबलियों की प्रासंगिकता उस समय थी जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था, बूथ लूट लिए जाते थे और कहा जाता था कि राजनीति में लोग बाहुबलियों का सहारा लेते थे, राजनीति का अपराधीकरण हो गया। आज देखते हैं कि अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया। मतलब जो अपराधी हैं वो जिस तरह के भी अपराध में संलिग्न होते हैं उनका राजनीतिकरण हो गया है, और वो फिर चुनाव जीतते हैं, और जब तक कोई कोर्ट उनके लिए सजा नहीं सुनाती है तब तक तो कोई कह नहीं सकता है कि इनकी पृष्ठभूमि क्या है, और फिर वो चुनाव लड़ना शुरू किए, परिणाम देते। लेकिन जब ईवीएम की बात हो रही है, जब हर व्यक्ति तय कर रहा है कि हम किसके पक्ष में वोट करेंगे, किसके विरोध में करेंगे, वहां पर बाहुबली एक वातावरण बना सकते हैं। ठीक है, उनके सिंबॉलिक वैल्यू होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब बाहुबली कोई मैसेजिंग कर देते हैं या कोई बूथ लूट ली जाती है, ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है, एक समीकरण होता है और उस समीकरण के उम्मीदवार होते हैं, परिणाम उनके हिस्से में आ जाता है, वो एक अलग बात है। तो आज बाहुबलियों की बहुत प्रासंगिकता मुझे तो नहीं लगती। रह गई बात जो मोकामा को लेकर के आपने कहा कि स्पेसिफिकली मोकामा की जो स्थिति, लोकसभा के चुनाव ललन सिंह लड़े थे मुंगेर लोकसभा से, और मोकामा में तो वो पीछे रह गए थे, जबकि कहा जाता था कि अनंत सिंह को निकाला गया। अनंत सिंह को इसीलिए निकाला गया कि ताकि ललन सिंह जीत सके। तो आखिर जब अनंत सिंह जीतते हैं, उनकी पत्नी जीतती है, अनंत सिंह किसी पार्टी से लड़ते हैं तब भी जीतते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं तब भी जीतते हैं, इनकी पत्नी राजद से लड़ी तब भी जीती, आखिर ललन सिंह क्यों पिछड़ गए? ललन सिंह को भी आगे निकल जाना चाहिए था। लेकिन इन बाहुबलियों का एक अपना, अब ये बाहुबली से थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं, और आज की ताकत में आर्थिक तौर पर जो जितना मजबूत है, सशक्त, वो आर्थिक सशक्तिकरण के पीछे का पृष्ठभूमि जो जहां से भी साधन जुटाया गया हो, तो पार्टियां जिताऊ कैंडिडेट पर दांव लगाती हैं। ये एक ऐसे कैंडिडेट है जो अपने तरीके से, अपने साधन से अपने को मजबूत करेंगे और सीट जीत करके हमारे हिस्से में देंगे।
तो बाहुबलियों की जहां तक बात है, अब वो बाहुबल जैसी चीजें चुनाव में तो मुझे नहीं दिखता है। इधर के लोकसभा विधानसभा के चुनाव को अगर मैं नजदीक से देख रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि कोई बूथ लूट लिया जा रहा है, बाहुबलियों ने कोई एक अपना भेज दिया और वो सारे लोग गए और 10, 20, 50, 100 बूथ लूट लिए, या जहां काउंटिंग है वहां पर इनका प्रभाव रहा, दबदबा रहा। अब वो स्थिति से निकल चुका है बिहार। ठीक। चुनाव आयोग ने भी बहुत तरह से पारदर्शी तरीके से चुनाव को ट्रांसपेरेंट किया है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये बाहुबली अब बाहुबली से आगे निकल के आर्थिक तौर पर मजबूत हो गए हैं, और जात तो बिहार की सच्चाई। तो जातीय सिंबल के लिए अगर इन बाहुबलियों का पार्टियां अपने तरीके से जोड़ती है, उनका लाभ लेती है, वो एक अलग बात। जी ठीक। सुजीत जी के पास चलेंगे। सुजीत जी, आनंद मोहन जिस तरीके से मुलाकात किए उसके बाद फिर ये चर्चा शुरू हुई। हालांकि मुलाकात ये भी कह सकते हैं कि आनंद मोहन ने ये कहा कि हम काम से रिलेटेड अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ बातों को लेकर मुलाकात मैंने किया, लेकिन आनंद मोहन के जो बेटे हैं वो राजद से रहे हैं विधायक, उसके बाद फिर जदयू में आए, सबको पता है, और अचानक से आए। क्या टिकट को लेके कुछ खतरा है, कुछ ऐसा पेच फंसा हुआ है, और भी दावेदार हैं? ऐसी क्या परिस्थिति बनी है जिसको लेकर ये चर्चा चल रही है कि आनंद मोहन को और ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि उनकी पत्नी पहले से ही सांसद हैं, अब बेटे के लिए भी एक टिकट लेना है? देखिए अंकित, जहां तक मेरा मानना है, जो सूचना मेरे पास है, टिकट को लेकर के ऐसी कोई खींचतान फिलहाल आनंद मोहन के अपने बेटे को लेकर के नहीं है। देखिए, चेतन आनंद ने तमाम परिस्थितियों के बाद उस वक्त नीतीश कुमार का साथ दिया था जब नीतीश कुमार की बहुत जरूरत थी। उसके बाद से कितना राजनीतिक बवाल मचा, क्या हुआ नहीं हुआ, पुलिस गई, पुलिस का सहयोग लेना पड़ा। चेतन आनंद उसके बाद से बागी के रूप में आए। कई बार उन्होंने पार्टी लाइन से अलग जाकर के बयान दिया और अपनी नजदीकी जो थी वो सीएम नीतीश कुमार को लेकर के दिखाई। मुझे ऐसा लगता है, और जो जानकारी मेरे पास है, वो श्योरिटी को लेकर के है, क्योंकि शिवहर में कई सारे एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम घटे जिसके बाद से शिवहर लगातार चर्चा में आया, चाहे वो ठाकुर का कुआं हो, चाहे उसके बाद से बिहार विधानसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला हो। शिवहर चर्चा में रहा। चर्चा में आने के बाद से जो मेरे पास सूचना है, जो बातें निकल के सामने आ रही है, वो श्योरिटी को लेकर के है। मुझे याद है कि इसी साल फरवरी माह में जब चेतन आनंद अपने नए आवास में जा रहे थे, उन्होंने पूजा पाठ कराया था, मेरी उनसे बातचीत भी हुई थी, और उनकी माँ का मैंने जब इंटरव्यू लिया था लवली आनंद का, तो उस समय भी ये बात चली थी कि क्या शिवहर उनके लिए फेवरेट है, फेवरेबल है। तो दोनों बातें उन्होंने कहा था कि ये दोनों चीजें उनके पक्ष में है, फेवरेट भी है और फेवरेबल भी है। शिवहर हमारे लिए एकदम मुफीद है और शिवहर से अलग अपन नहीं जा सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग था, यानी वो बनी इस चीज की पूरी तैयारी कर चुके हैं कि भाई शिवहर से तो हमें लड़ना है। श्योरिटी की जहां तक बात है तो भाई सबको पता है कि नीतीश कुमार सुप्रीम है जदयू के, वो अगर किसी के लिए कुछ कह देंगे या किसी के माथे पे हाथ रख देंगे तो फिर किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो नीतीश कुमार से इतर जाकर के कोई डिसीजन ले। ये पूरी कहानी यहीं तक है। रिश्तों में आनंद मोहन आए, आनंद मोहन को जेल में जाने, जेल से सारी प्रक्रिया होने, जेल से बाहर आने, ये सारी चीजें एक क्रोनोलॉजी के तहत अगर आप जोड़ के देखेंगे तो ये सारी चीजें बहुत सारी कहानी कहती हैं। एक बहुत बड़ा रोल ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार का रहा जब आनंद मोहन जेल से बाहर आए। तो ये सारी चीजें हैं जो एक दूसरे की कड़ी दर कड़ी जोड़ती हैं। जो बातें जिस तरीके से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, आनंद मोहन खुद मिलने गए, उन्होंने डेवलपमेंट को लेकर के बातें कही, और मुझे ऐसा लगता है, और जो मेरे सूत्र हैं, वो सिक्योरिटी की बात थी कि चेतन आनंद को जदयू इस बार अपनी टिकट पे उतारे। चेतन आनंद लालटेन पे नहीं बल्कि तीर के साथ उतरे। जी ठीक है, ठीक है। तो क्या पंकज भारती जी के पास जाएंगे। सर, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो दावेदार हैं वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं? मोकामा में किसका दिखता है कि मजबूत प्रभाव है? अगर मान लीजिए अगर अनंत सिंह का टिकट कटता है, मान लीजिए कि वो निर्दलीय लड़ते हैं, जिस तरीके से नीरज कुमार इन्वॉल्व है उसमें, तो और कौन सी वहां पे समीकरण बन पा रहे हैं? देखिए, मोकामा की जो स्थिति है तो कमोबेश आपको
अनंत सिंह के इर्द गिर्द ही घूमती हुई आपको नजर आएगी। निश्चित तौर पर लंबे समय से जेडीयू के प्रवक्ता जो है नीरज कुमार की भी महत्वाकांक्षा रही है कि वो अपनी वहां पैठ बनाए, लेकिन आप एक गौर करें, अगर देखेंगे कि वो अभी हाल में मुख्यमंत्री से मिलने के बाद ये अनंत सिंह ललन सिंह से भी जाकर के मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अनंत सिंह को यह बखूबी पता है कि जो मोकामा में अगर उनकी वापसी हो सकती है, उनको फिर से अगर टिकट मिल सकता है तो उसमें ललन सिंह की बड़ी भूमिका हो सकती है। तो इस स्थिति में अब सब कुछ है कि जो निर्भर करता है कि ललन सिंह नीरज को चाहते हैं या फिर अनंत सिंह को चाहते हैं। अगर ललन सिंह नीरज, अब ये बड़ा कहना मुश्किल होगा क्योंकि ललन सिंह भी बड़े माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, और आपको पता ही होगा कि 2019 के लोकसभा में चुनाव में उनका मुकाबला अनंत सिंह की पत्नी से भी हो चुका है। तो इस स्थिति में अब वो ललन सिंह पर निर्भर करता है कि उनका राजनीतिक नफा नुकसान किस पर निर्भर करता है। अगर वो नीरज कुमार के साथ कंफर्ट में जाना चाहेंगे, कंफर्ट पोजीशन में जाना चाहेंगे, तो निश्चित तौर पर नीरज भारी पड़ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में बड़ी बात नहीं है कि अनंत सिंह बागी उम्मीदवार हो जाएं, वहां से चुनाव लड़ लें, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में आपको गौर करना होगा कि जो राजद या महागठबंधन की क्या रणनीति हो सकती है। और आप तय मान करके चलिए कि राजद या महागठबंधन भी पूरी ही सोची समझी रणनीति के तहत ही अनंत सिंह या नीरज कुमार जैसे उम्मीदवार के विरुद्ध में अपना कोई न कोई मजबूत उम्मीदवार उतारने का काम करेगा, और बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता है मोकामा की लड़ाई को। आने वाले समय में चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकता है। अगर अनंत सिंह भी चुनाव लड़ते हैं तो उनको अगर भीतरघात का भी सामना करना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होना चाहिए। ठीक, अनंत सिंह को भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है। और इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि 2020 के चुनाव का समीकरण क्या रहा? रामबंधु वत्स जी, इस पर थोड़ा सा बताइए जरा कि क्या है वहां पे पेच जो फंस रहा है। मोकामा में, क्योंकि 2020 में आरजेडी से थे जी, लेकिन उससे पहले भी ये नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं। देखिए, ललन सिंह आज से नहीं, बहुत पहले से, जब समता पार्टी थी उस समय से जो अनंत सिंह हैं वो नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। जैसे सूरजभान सिंह हैं, प्रभुनाथ सिंह हैं, उमानाथ सिंह हैं, सुनील पांडे हैं, तो ये लोग लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। और अनंत सिंह भी नीतीश कुमार के लंबे समय से साथ रहे हैं। तो बाहुबलियों के जरिए नीतीश कुमार का चुनाव में जाना ये कोई बहुत नई बात नहीं है। जब 1989 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे, उस समय भी अनंत सिंह उनके साथी थे। तो लेकिन जो मुख्य बात यह है कि ललन सिंह का मोकामा लोकसभा में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, चाहे भले ही वहां पे वो बीजेपी कोटि का हो जाए या फिर जदयू कोटि का हो जाए, इसमें उनकी सलाह जरूर मानी जाएगी। जदयू के अंदर तो उनका निर्णय ही माना जाएगा, और जो बीजेपी कोटि का है उसमें उनकी सलाह मानी जाएगी। अभी हम लोग देख रहे थे कि प्रहलाद यादव को लेकर के जो सूर्यगढ़ा के क्षेत्रों में जो विवाद हुआ था कि उनको सूर्यगढ़ा में टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पर भी ललन सिंह का जो एक बयान आया था कि वो लखीसराय के आतंक को सूर्यगढ़ा से चुनाव नहीं लड़ने देंगे, उसके बाद से फिर वो विवाद भी मीडिया में थमसा गया है। तो आखिरी निर्णय तो ललन सिंह का ही माना जाता है, और ललन सिंह ही ये निर्णय लेंगे कि नीरज कुमार को टिकट दिया जाएगा कि अनंत सिंह को दिया जाएगा। नीरज कुमार ललन सिंह के बहुत करीबी हैं, बहुत ही करीबी हैं। पिछली बार 2020 में जब विधान परिषद का चुनाव हुआ था, उसमें नीरज कुमार स्नातक स्तर का चुनाव लड़े थे, ग्रेजुएट कोटि का वो एमएलसी का चुनाव लड़ चुके थे। उसमें नीरज सिंह, उसमें अनंत सिंह और ये ललन सिंह बहुत प्रचार किए थे, साथ घूम घूम के प्रचार किए थे। तो ललन सिंह काफी करीबी है नीरज कुमार के। तो ये अगर वो खुद नहीं चाहते, मुझे लगता है कि आखिर नीरज कुमार का जो बयानबाजी है वो उसके पीछे का पावर पॉइंट क्या है? क्या वो अपने मन से अपना आक्रोश या अपना भड़ास निकाल रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनको ललन सिंह की ओर से कोई संकेत मिल रहा है? क्योंकि वो तो लगातार बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद या ललन सिंह से भी मुलाकात कर लेने के बावजूद भी नीरज कुमार का बयान जो है वो कायम ही है। तो ये
बहुत रोचक बात है कि कहीं ना कहीं से ललन सिंह की ओर से एक संकेत होगा, नहीं तो अगर ऐसा कोई संकेत नहीं होता तो बयान नहीं देते। मुझे नहीं लगता है कि इस मुद्दे को लेकर के नीरज कुमार इतना आक्रामक हो जाएंगे कि वो ललन सिंह से दूरी बना लेंगे। जो निर्णय उनका होगा वो कायम रहेगा। तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर अनंत सिंह को टिकट नहीं मिलता हो और अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो भी उनके जीतने की संभावनाएं रहती है। वो निर्दलीय चुनाव लड़के भी जीत हासिल कर चुके हैं। तो ऐसे में जदयू एक सीट क्यों गंवाना चाहेगी? अभी बहुत ही कठिन दौर से खासकर देख लेते हैं कि एक बीच में एक तीसरी पार्टी भी आई है, जन स्वराज भी आई है, और ऐसे भी नीतीश कुमार को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के उतार चढ़ाव जैसी बातें आ रही हैं। तो ऐसे में एक एक वोट का जहां पे मारामारी है, वहां कोई भी एक सीट जो आसानी से जीता जा सकता है उसको गंवाना कहां तक उचित है? मुझे लगता है कि अगर जदयू से अनंत सिंह को टिकट मिल गया तो इसके जीत में संदेह नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ है कि जिसके जीत में संदेह नहीं है तो वहां पे उनको टिकट नहीं देना, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं अंत तक आते आते ललन सिंह की अगुवाई में सुलह भी हो सकता है इन दोनों के बीच, और टिकट मुझे लगता है कि अनंत सिंह को ही मिल जाए। ठीक ठीक जी सर, डॉक्टर संजय जी के पास चलेंगे। सर, चेतन आनंद की सीट, एक तो ललन इनकी अनंत सिंह की सीट हो गई, अगर जदयू से टिकट मिलता है, जाहिर सी बात है कि अगर सीट कोई भी क्यों गंवाना चाहे, क्योंकि इतने अच्छे मार्जिन से 2020 का चुनाव इन्होंने जीता भी था, वो भी आरजेडी से, और सेकंड जो दूसरा दावेदार था वो जदयू का था। इसके अलावा जो चेतन आनंद की सीट है, उस सीट का भी देखें तो सेकंड पे वहाँ पे जदयू रहती है, फिर लोजपा रहती है। इन सीटों को जो देखें तो एक तरीके से ये कह सकते हैं क्या कि जनता दल यूनाइटेड कमजोर नहीं हुई है 2020 से, अपनी मजबूत स्थिति पे है और एक्स्ट्रा विधायक बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। क्या इन सीटों को देखते हुए ये दावा किया जा सकता है? देखिए, नीतीश कुमार के पास जो अपना 15-16% वोट है वो उनकी बड़ी ताकत है, और चेतन आनंद आए चाहे अनंत सिंह आए, इनकी अपनी ताकत है, इनके अपने वोट बैंक है, इनका एक अपना समीकरण। तो स्वाभाविक है कि इनके अपनी ताकत के साथ जब जनता दल का वोट या एनडीए का वोट का लीजिए, जब क्लब हो जाएगा तो विनेबिलिटी की संभावना तो बढ़ ही जाएगी ना। इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है? और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, फ्लोर टेस्ट के समय जब इनको इस पाले में लाया गया होगा, उस समय भी एक निश्चित आश्वासन इनको दिया गया होगा कि आप आइए और आप, हमारी पार्टी आपको चुनाव में तो टिकट तो देना तो बहुत सामान्य सी चीज है, देंगे ही, आगे भी और आपकी बेहतरी के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। तो जेडीयू बिहार में नीतीश कुमार इस बात की तो समझ डेवलप कर ही दिए हैं लोग ना, कि जो उनके कैंडिडेट होंगे उस कैंडिडेट के साथ जेडीयू का वोट या एनडीए का वोट जैसे ही क्लब होगा, उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अब नीतीश कुमार जी शारीरिक तौर पर जिस स्थिति में हो, मानसिक तौर पर जिस स्थिति में हो, लेकिन महिलाओं का वोट तो नीतीश कुमार जी के साथ मिलते रहा है, चाहे वो कास्ट कोई हो, क्रीड कोई हो, रिलीजन कोई हो, वो महिलाएं गोलबंद होती हैं, नीतीश कुमार के साथ खड़ी हो जाती है। जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार घोषणाओं का ये जिसको कहते हैं कि एकदम झड़ी लगा दी, इन घोषणाओं का असर भी चुनाव में दिखेगा। फ्रीबी का असर जब हर राज्य में दिखा है, तो बिहार में इसका असर ही न हो ऐसा संभव भी नहीं है। और तीसरी चीज, इनकी सूचिता को लेकर के आज भी जो ईबीसी समाज है, जो इनके सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में 36% है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत फ्रैक्चर्ड हुआ है। तो दोनों एक दूसरे की जरूरत है। चेतन आनंद और अनंत सिंह जैसे लोग, जिनका की एक अपनी जमीनी ताकत है, अपना एक वोटर है, एक अपना वोटरों का समूह है, वही इनको चाहिए एक ऐसी पार्टी जिसके साथ एक अपना वोट बैंक है, और फिर उस पार्टी की जो छवि है उसके साथ ही अपने को जोड़ करके इनको चुनाव निकालने में शायद आसानी होगी। इनको भी जीता हुआ कैंडिडेट चाहिए, जेडीयू को भी, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज तो है ही ना नीतीश कुमार पर 20 वर्षों का, इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है? वैसी स्थिति में विनेबिलिटी इनके लिए भी मायने रखता है, ताकि जब एक ऐसा मैजिक फिगर लेकर के आए कि कल नीतीश कुमार जी को किनारे नहीं किया जा सके। चर्चा शुरू हो गई है ना, 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार,
तो क्या 43 सीट पर आ जाएंगे नीतीश कुमार तब ये फिर से होंगे, या इनकी संख्या 50, 60, 70 के करीब होगी तब ये उस स्थिति में होंगे कि गठबंधन जो भी हो नीतीश कुमार ही एक ऐसे चेहरे होंगे जिनके ऊपर लोगों को दांव लगानी पड़ेगी। तो नीतीश कुमार और ये जो कैंडिडेट, अब इसमें थोड़ा अभी प्री मैच्योर्ड होगा, लेकिन फिर भी लगता है कि जो संभावनाएं दिख रही हैं, कुछ कुछ चीज होता ही है, कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ता है, उम्मीदवारों को समझाना पड़ता है, कहीं और से लड़ने की बात किन्हीं को की जाती है कि चलिए उनको वहां से लड़ने दीजिए, आप वहां से लड़ लीजिएगा, दोनों का मन रख लिया जाएगा। अब उस स्थिति में लगता है कि जेडीयू मजबूत हो या ना हो, लेकिन जेडीयू कैंडिडेट के चयन में कोई किसी तरह का परहेज नहीं करेगी जहां उनको लगेगा कि इनमें विनिएबिलिटी दिखती है। जी बिल्कुल, कैंडिडेट्स में परहेज नहीं करेगी। और यही सवाल फिर उठता, इससे जुड़ता हुआ कि क्या जो मुद्दे वर्तमान में चल रहे हैं, जैसे एसआईआर चल रहा है बिहार में, एसआईआर का जो इम्पैक्ट है, तेजस्वी यादव राहुल गांधी यात्रा करने जा रहे हैं, इन सब के बीच नीतीश कुमार तमाम घोषणाएं करते हैं, और भले ही तेजस्वी यादव ये कहें कि हमारी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं या हमारी बातों में जो हमने वादे किए थे वो कर रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार का इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है और ये दावे कि नीतीश कुमार का दिमाग या मानसिक स्थिति सही नहीं है, इन दोनों का वजन कितना है, इस पर हम सुजीत से जानना चाहेंगे कि जो नीतीश कुमार फैसले ले रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, समीकरण जो बना रहे हैं बाहुबलियों के साथ, या जो अभी एक दो नेता जो आए हैं इनका इम्पैक्ट, और एक तरफ जो प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कमजोर पर हैं, इन दोनों का इम्पैक्ट कितना है, किसका प्रभाव ज्यादा पड़ता दिखता है आपको जमीन पे? देखिए अंकित, राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। नीतीश कुमार ने बैक टू बैक कई सारी घोषणाएं की, कई सारी ऐसी घोषणाएं उनमें शामिल थी जिनको लेकर के लंबे वक्त से मांग की जा रही थी, चाहे वो शारीरिक शिक्षक का हो या फिर रसोईया का हो, रात्रि प्रहरी का हो, बहुत सारी ऐसी मांगे थी जो बहुत लंबे वक्त से चल रही थी। और सबसे बड़ी बात, जिस बिजली के बिल को 125 यूनिट माफ किया गया, इसको लेकर के तो सदन में हंगामा हुआ था जबरदस्त तरीके से। स्मार्ट मीटर के नाम पे बहुत सारी बातें सामने आई थी, स्मार्ट मीटर में लूट हुआ है, फलाना ढिमाका जो भी हुआ है, और एक तरफ से नीतीश कुमार इनसे मुलाकातें कर रहे हैं। ये एक बैलेंस चाहिए, ये बैलेंस करने की कोशिश चाहिए। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि सामाजिक रूप से और लोगों के ऊपर अपनी राजनीतिक रूप से अपनी पकड़ बनाने के लिए नीतीश कुमार एक तरीके से जहां फ्रीवीज कह सकते हैं, फ्रीवीज को लेकर के लगातार बातें कह रहे हैं। हमने ये इतनी सैलरी बढ़ाई, हमने ये घोषणा की, अब ये इतनी सुविधा इनको मिलेगी। दूसरी तरफ जो चेहरे जो कभी बहुत ही चर्चित रहा करते थे उनसे भी संपर्क में है। अब इसके एक नहीं कई कारण भी हो सकते हैं, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले अभी हमारे कई पैनलिस्ट ने भी कहा, जो मुझे जानकारी थी मैंने बताया, सिक्योरिटी की बात है चेतन आनंद की, वो हो सकता है। अब रह गई बात अनंत सिंह की। देखिए अनंत सिंह एक ऐसे फैक्टर हैं कि उनको लेकर के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमती रहती है, विशेष रूप से मगध की बात कर ले या फिर मोकामा या फिर पटना की बात कर ले, ये उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। एक जाति विशेष से आते हैं, उसका अच्छा खासा प्रभाव वहां पड़ते रहता है। चुनाव में हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है, और खास करके एक एक वोट का ख्याल रखना पड़ता है, चाहे वो जिस जात का हो। और जब आपको ऐसा लगता है कि वो जात मेरे समर्थन में है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। पिछला जब चुनाव हुआ था उस वक्त नीलम देवी आरजेडी की टिकट पे जीती थी। कालांतर में क्या हुआ सबने देखा, कैसी परिस्थितियां बदली। आज की तारीख में नीलम देवी जो हैं, जिनके साथ वो लड़ी थी, उन्हीं के अगेंस्ट में खड़ी हैं। और इसके बाद से ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे अनंत सिंह अपनी ताल ठोकेंगे, तो अनंत सिंह को मजबूती चाहिए। नीतीश कुमार के साथ उन ऑलरेडी अति पिछड़ा है, और जैसा भी संजय जी कह रहे थे कि महिलाएं खुल के सपोर्ट करती है नीतीश कुमार को। ऐसे में अगर भूमिहार मिल जाता है और आनंद मोहन आके मिलते हैं, राजपूत का सपोर्ट मिल जाता है, तो फिर ये तो जदयू के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगा ना। तो नीतीश कुमार एक साथ दोनों लेके चल रहे हैं, एक तरफ जात और जमात, दूसरी तरफ सुविधाएं और घोषणाएं। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, सूर्यगढ़ा सीट पे मैं पंकज जी के पास आऊँगा कि सूर्यगढ़ा सीट में प्रहलाद यादव के बारे में ललन सिंह कहते हैं कि जो कि बीजेपी से टिकट के लिए लगातार दावेदारी कर रहे हैं, अब उनको इस तरीके से करेंगे लखीसराय के आतंक को हम यहाँ पे टिकट नहीं लेने देंगे, इस तरह का बयान देते हैं, तो फिर मोकामा के आतंक को ये भी तो है ना कि अनंत सिंह भी तो मोकामा पुराना बैकग्राउंड रहा है और एक बाहुबली वाली जो छवि रही है, तो ये कैसे इसको कहा जा सकता है कि अचानक से जो मदद किया प्रहलाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी का या नीतीश गवर्नमेंट का बनाने में, अब उनका टिकट काटने की बात कर रहे हैं ललन सिंह, तो क्या ये कहा जाए कि ललन सिंह के हाथ में सब कुछ है, उनके प्रभाव की वजह से बीजेपी भी वहाँ पे दब जाएगी, या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं अभी कुछ क्लियर नहीं है, इन दोनों को भी टिकट मिल सकता है, सूर्यगढ़ा भी अभी क्लियर नहीं है? देखिए अंकित जी, बाहुबल की बात करना या किसी को आतंक बता देना, ठीक है ना, मेरे ख्याल से यह कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें तो बड़ी साफ बात हम कहना चाहेंगे कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। हम बात कर लेते हैं दुष्यंत की उन दो पंक्तियों का कि इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म हैं, इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म हैं, आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। तो कुल स्थिति ये है कि कोई भी ऐसा दल नहीं है जहां की बाहुबली और आतंक नहीं है, ठीक है ना, और राजनीति में ऐसे शख्सियतों को पनाह मिलता रहा है। अगर हम नीतीश कुमार जी की ही बात करें तो 1989 में जब वो बाढ़ से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो उन पर स्पष्ट आरोप लगा था कि उस समय उनको बाहुबली दुलारचंद ने, अनंत सिंह ने और सूरज भान ने उनकी मदद करी थी। और याद कीजिए आप, जब उन्होंने समता पार्टी की स्थापना की थी तो उनका जो समता पार्टी के जो संस्थापक सदस्य थे उनमें कैसे 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 चेहरे भरे हुए थे, कैसे कैसे आतंक थे, कैसे कैसे बाहुबली उस समय में उनके दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। तो अगर आज ललन सिंह अगर प्रहलाद यादव को सूर्यगढ़ा का आतंक बता रहे हैं तो ये उनके बात से उनके मुंह से ही बात शोभा नहीं देती है। हम आगे चलते हैं अब सूर्यगढ़ा की, तो बड़ी सीधी सी बात है कि जो उस इलाके में जो राजनीति है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा और ललन सिंह के बीच आंतरिक रूप से 36 का आंकड़ा चलता है वहां पर, ठीक है। दोनों एक दूसरे के वहां प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, सच यही है। और हमारी जो जानकारी है, प्रहलाद यादव जो हैं सो वो विजय कुमार सिन्हा के माध्यम से ही उन्होंने भाजपा की नजदीकियां पाई थी और उन्होंने अपने दल से, राजद से विद्रोह किया था। इस स्थिति में दोनों के बीच अभी जो है सो अब ये चूंकि वो विजय कुमार सिन्हा के करीबी हैं प्रहलाद यादव, इसलिए ये ललन सिंह की आंखों में प्रहलाद यादव खटकते हैं। बात इतनी है, वर्चस्व की लड़ाई है, उसके बीच जो है प्रहलाद यादव अब मोहरा बन चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर प्रहलाद यादव सूर्यगढ़ा में आतंक हैं तो अनंत सिंह भी मोकामा में आतंक हैं और फिर आनंद मोहन भी तो उसी आतंक की श्रेणी में आते हैं, तो उनके बेटे की छवि, चेतन आनंद की छवि कैसे बेहतर हो सकती है। इसलिए ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ठीक है। दूसरे पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है, और जबकि बात यही होती है कि हमारे साथ हैं तो अच्छे हैं और आपके पाले में चले गए तो उनके दाग धुल जाते हैं। बस बात इतनी ही है जी अंकित जी। ठीक है, तो हमने बात किया जब इन सीटों का, तो सूर्यगढ़ा पे भी हम आए और सूर्यगढ़ा पे भी थोड़ा सा और बात कर लेते हैं राम बंधु वत्स जी से कि जब इनको जरूरत थी विधायक की, प्रहलाद यादव को इन्होंने साथ लाया। प्रहलाद यादव को लाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को है। ऐसे में ललन सिंह किस तरीके से, किस हक से कह सकते हैं कि टिकट कटेगा और ये आतंक है या गुंडा जो भी चीज़ें हैं बाहुबली हैं? क्योंकि बाहुबली तो फिर बाकी दो जो आज का चर्चा का जो विषय है, बाकी दो भी तो बाहुबली ही हैं। तो क्या ये माना जाए कि विजय सिन्हा और ललन सिंह दोनों के बनाम पॉलिटिक्स है और इसमें ये पेच फंसेगा, सूर्यगढ़ा का भी पेच फंसेगा जैसे मोकामा का फंस रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों सीट से दोनों बाहुबलियों का कटे, या ये स्थिति हो सकती है कि ललन सिंह को ही थोड़ा डाउन होना पड़े और इन दोनों सीट पर जो दांव या ताल ठोक रहे हैं इन दोनों को टिकट मिलेगा? क्या समीकरण है? मजबूत कौन है यहाँ पे? देखिए, जितने भी आपसी गुटबाजी के जितने भी किरदार हैं उसमें सबसे मजबूत तो मेरी समझ से ललन सिंह जी ही हैं, क्योंकि वो जदयू में निर्णय लेने वाले तो हैं ही,
जदयू के आंतरिक मामलों में उनका निर्णय लंबे समय से चलता है। बीजेपी के साथ भी उनका एक अच्छा सामंजस्य है, तो वो बीजेपी के भी उनको अहमियत देगी। मुझे लगता है कि विजय सिन्हा की अपेक्षा देगी। लेकिन जो सूर्यगढ़ा का जो मसला है, सूर्यगढ़ा तो जदयू कोटे का भी ही सीट है, और उसी जदयू कोटे की सीट पे विजय सिन्हा प्रहलाद यादव को टिकट देना चाह रहे थे। तो सूर्यगढ़ा को लेकर के बोलने का जो स्पेस है ललन सिंह का, वो इसलिए क्योंकि वो जदयू कोटे का है, और अगर वो सीटें फिर जदयू में आ भी गई तो फिर वहां से कौन टिकट मिलेगा, जदयू निर्णय लेगी, न कि बीजेपी लेंगे या विजय सिन्हा लेंगे। और दूसरी बात है कि प्रहलाद यादव हैं, वो बीजेपी के या विजय सिन्हा के करीबी हैं। यहाँ पे मुंगेर में एक जो आंतरिक जो भी गुटबाजी है, उसमें ललन सिंह बेहद प्रभावशाली बने रहना चाहते हैं। और ललन सिंह की एक खासियत रही भी है उनके राजनीति के शुरुआती दिनों से, कि वो कई छोटे मंझले और बड़े किस्म के बाहुबलियों को इकट्ठा करके और उनका चुनाव में उपयोग हुआ भी है। यहाँ मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूँ कि हम जिन बाहुबलियों का नाम ले रहे हैं, जो पहले भी नीतीश कुमार के साथ रहे, आज भी रहे हैं, जब से नीतीश कुमार का शासन आया है 2005 के बाद, तब से इनकी भूमिका बाहुबली के रूप में ही रही है। अगर आप चाहें तो इनकी ये कह सकते हैं कि इनकी कोई सामाजिक तौर पे या समाज के लिए कोई सकारात्मक भूमिका नहीं हो, भले ही लोकप्रिय रहे। लेकिन उससे पहले जब लालू यादव जी का शासन था, उस समय जब नक्सलवाद अपने उबाल पे था, उस समय ये जो खास जाति के जो बाहुबली थे, इन लोगों का एक प्रभाव ये रहा है कि ये लोग अपने इलाकों में नक्सलवादियों को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। उस समय जब कई, हम सभी को नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसे कई अति पिछड़े समाज के जो बाहुबली रहे हैं, जो अगर वो उनका क्राइम बढ़ता था तो कहीं ना कहीं वो जाकर के नक्सली आंदोलन से जुड़ जाता था, या उससे वो एक तरीके से नक्सलवादी के इर्द गिर्द होता था। वैसे में ये जो खास जो अनंत सिंह है, सूरजभान सिंह है, ये जो आतंकवादी हैं, ये जो बाहुबली लोग हैं, इन बाहुबलियों के कारण नक्सलवाद जो था वो उसकी जो गति थी वो धीमी हुई थी उनके क्षेत्रों में, और उसी समय से ये लोग ललन सिंह के करीब भी रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी गुटबाजी है या जो भी आंतरिक टकराहट है, इन सबों पे, चाहे वो अनंत सिंह हो या विजय सिन्हा हो, जो भी हो, सब पे ललन सिंह का जो प्रभाव है वो अंत जाते जाते प्रभावशाली हो जाएगा। अगर सूर्यगढ़ा के सीट बीजेपी को मिल गया, तभी तो ये बात आएगी कि उस पे प्रहलाद यादव को टिकट मिले या ना मिले। लेकिन अगर जदयू कोटे का है, जदयू लेने में सफल हो जाए, और खासकर जब विवाद छिड़ गया है, तो मुझे लगता है कि उसकी दावेदारी जदयू छोड़ेगी भी नहीं। तो ऐसे में प्रहलाद यादव को वहां से टिकट मिल जाए, मुझे इसमें संशय है। लेकिन इसके ठीक विपरीत मोकामा में मुझे लगता है कि अनंत सिंह को टिकट मिलेगा, और अनंत सिंह प्रभावशाली हैं, और वो उन्होंने अपने तरफ से प्रयास कर दिया है। वो ललन सिंह के चौखट पे गए हैं, तो ललन सिंह की कहीं ना कहीं जो एक उनकी जो महत्वाकांक्षा हो या जो उनका स्वाभिमान या अहंकार हो, वो भी, उसकी भी संतुष्टि अब अनंत सिंह के द्वारा हो रही है। तो और ऐसे भी अगर अनंत सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो वो सीट चुनौती भरा हो सकता है जदयू के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से अनंत सिंह को टिकट मिल जाएगा, लेकिन वहां से प्रहलाद यादव पे मुझे संशय है। प्रहलाद यादव पे आपको संशय है और ललन सिंह की चलेगी। लेकिन अब सवाल यही है कि अगर ललन सिंह की भारतीय जनता पार्टी से नज़दीकी है तो एक प्रभाव ललन सिंह पर भी तो पड़ना चाहिए कि ये बैलेंस तो ये भी बनाना पड़ेगा ना, कि भारतीय जनता पार्टी की भी तो डिमांड होगी, हमारे लोग बढ़े, हमारे विधायक बढ़े और हमको मजबूत सीट ही मिले। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं दबाव तो बनाएगी, वो चाहे ललन सिंह पर ही दबाव बनाए। फिलहाल चुनाव में क्या होता है देखना होगा। समय पूरा हो गया है। पंकज भारती जी, रामबंधु जी, डॉक्टर संजय जी और आप सभी को, हाँ कुछ बोल रहे थे आप सुजीत जी। अंकित अपने भारतीय जनता पार्टी की बात कही, लेकिन मैं आपको एक अपडेट देता हूँ। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अपडेट है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं मिश्री लाल यादव, इनको कुछ दिन पहले ही सजा हुई थी जिसमें इनकी विधायकी चली गई थी। फिर बाद में पटना हाई कोर्ट से फिर उस सजा पर रोक लगाई गई थी। ये अभी तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे हुए थे अपने बेटे के साथ। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक की गेट पर खड़े रहे। इनको अनुमति नहीं मिली तेजस्वी यादव से मिलने की और इसके बाद ही यहाँ से लौट गए। तो ये एक राजनीति की चर्चा के बीच में ये एक बड़ी खबर भी निकल करके सामने आ रही है। बीजेपी अब कैसे अपने विधायकों को रोकेगी, समीकरण क्या बनेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ठीक सुजीत जी, आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो फिलहाल जो अभी मुंगेर की राजनीति है, मुंगेर की राजनीति काफ़ी फंसी हुई दिख रही है और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बनाम ललन सिंह, ये जो गुटबाजी है, जो अंदर से बातें चल रही हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा इन पर बहस होगी और ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी बनाम जदयू होता है या ललन सिंह अकेले ये क्लियर करते हैं कि हम बीजेपी और जदयू दोनों का सीटों का निपटारा अकेले कर देंगे क्योंकि हमारा प्रभाव दोनों में है और शीर्ष नेतृत्व हमारे संपर्क में है। और सवाल यह भी उठता है कि क्या अनंत सिंह को मोकामा से टिकट मिलेगा, प्रहलाद यादव को क्या सूर्यगढ़ा से टिकट मिलेगा, और उसके साथ ही चेतन आनंद पर खैर उतना ज़्यादा खतरा नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ आनंद मोहन बैटिंग करते दिख रहे हैं। इन सब का इम्पैक्ट बिहार विधानसभा चुनाव में कितना पड़ेगा, जनता दल यूनाइटेड कितना फायदा होगा, ये भी देखना होगा। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए बिहार की बात, जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।